बिजनेस की दुनिया कितनी दिलचस्प है ना। एक सफल व्यापार सिर्फ एक दुकान या फैक्ट्री तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये एक साझेदारी होती है, एक मजबूत कॉन्ट्रैक्ट होता है। खैर, इस नए विश्लेषण में हम उस स्थिति पर चर्चा करेंगे जब इस वित्तीय परिवार यानी फाइनेंशियल फैमिली में किसी नए सदस्य की एंट्री होती है। आज हम पार्टनरशिप के पुनर्गठन, उसके पीछे के गणित और उन बिजनेस एग्रीमेंट्स में आने वाले बदलावों के लॉजिक को समझेंगे जो किसी भी कंपनी की दिशा बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हमारी चर्चा के मुख्य बिंदु कुछ इस तरह रहेंगे। पहला, पुनर्गठन के मूल सिद्धांत। दूसरा, नए साझेदार का प्रवेश। तीसरा, नया लाभ अनुपात। चौथा, त्याग अनुपात। और आखिर में ख्याति यानी गुडविल को समझना। तो चलिए बिना देरी किए पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 1. पुनर्गठन या रिकॉन्स्टिट्यूशन के मूल सिद्धांत। बिजनेस कोई रुकी हुई चीज नहीं है, ये एक जीवित इकाई की तरह लगातार बदलता रहता है। असल में साझेदारी के पुनर्गठन का सीधा सा मतलब है मौजूदा एग्रीमेंट में कोई भी ऐसा बदलाव जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करके एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाता है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है, वो ये कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट भले ही खत्म हो जाए, लेकिन फर्म बंद नहीं होती। बिजनेस का संचालन बिल्कुल वैसे ही चलता रहता है, बस उसकी लीगल और फाइनेंशियल नींव के रूप में एक नया एग्रीमेंट तैयार हो जाता है। अब सवाल उठता है कि ये नया एग्रीमेंट बनाने की नौबत आती क्यों है। इसके कुछ मुख्य कारण होते हैं, जैसे किसी नए साझेदार का प्रवेश, मौजूदा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव, किसी पार्टनर का रिटायरमेंट या फिर किसी पार्टनर की मृत्यु। हालांकि इस विश्लेषण में हमारा पूरा फोकस पहले कारण पर रहेगा, यानी जब इस वित्तीय परिवार में कोई नया इंसान शामिल होता है। 2. नए साझेदार का प्रवेश। चलिए देखते हैं कि किसी नए सदस्य को बिजनेस में लाना कितना बड़ा फैसला होता है। कोई भी चलती हुई कंपनी किसी नए इंसान को पार्टनर क्यों बनाएगी? इसके 2 सबसे प्रैक्टिकल कारण होते हैं। या तो बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए एक्स्ट्रा कैपिटल यानी पैसों की जरूरत होती है, या फिर काम को मैनेज करने के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत होती है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के मुताबिक किसी नए इंसान को तभी जोड़ा जा सकता है जब सारे पुराने पार्टनर्स राजी हों। और हाँ, जब ये नया पार्टनर आता है तो उसे 2 बड़े लीगल राइट्स मिलते हैं। पहला, फर्म की संपत्तियों में हिस्सा, और दूसरा, आगे आने वाले प्रॉफिट्स में हिस्सा। लेकिन रुकिए, यहीं पर एक बहुत ही बढ़िया सवाल उठता है। अगर बिजनेस का प्रॉफिट एक पिज्जा की तरह है जिसे पुराने पार्टनर्स पहले से ही बांट कर खा रहे थे, तो इस नए पार्टनर को उसकी स्लाइस कैसे मिलेगी? ये कोई जादू तो है नहीं। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी न किसी को अपना हिस्सा कम करना ही पड़ेगा। 3. बंटवारे का गणित यानी नया लाभ अनुपात। यहाँ से इस विश्लेषण का गणित थोड़ा शुरू होता है। नए पार्टनर के आने का मतलब यही है कि पुराने पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयर सिकुड़ जाएगा। चलिए इस गणित को थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। मान लीजिए अनिल और विशाल 3:2 यानी 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट बांटते थे। अब सुमित एक नए पार्टनर के रूप में 1/5 हिस्से के लिए आता है। सुमित का हिस्सा अलग करने के बाद फर्म के पास बचता है 4/5 हिस्सा। अब इस बचे हुए हिस्से को अनिल और विशाल अपने पुराने रेशियो यानी 3:2 में बांटेंगे। इसे कैलकुलेट करने पर अनिल का नया हिस्सा 12/25 और विशाल का 8/25 हो जाता है। सुमित का हिस्सा जो 1/5 था, अगर उसे भी 25 के बेस पर लाएं तो वो बन जाता है 5/25। और इस तरह पुराना 3:2 का रेशियो अब 12:8:5 के एक नए रेशियो में बदल जाता है ना कमाल? अब एक और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स उदाहरण देखते हैं जो अक्सर असली बिजनेस एग्रीमेंट्स में देखने को मिलता है। राम और श्याम 3:2 के पार्टनर्स हैं। नया पार्टनर घनश्याम आता है, पर इस बार शर्त थोड़ी अलग है। राम अपने हिस्से का 1/4 त्याग रहा है और श्याम अपने हिस्से का 1/3 दे रहा है। यहाँ कैलकुलेशन करने पर राम का त्याग बनेगा 3/20 और श्याम का 2/15। जब उनके पुराने हिस्से में से इस त्याग को माइनस किया जाता है तो हमें उनका नया हिस्सा मिलता है, और इन दोनों के त्याग को जोड़ दें तो घनश्याम का 17/60 का हिस्सा तैयार हो जाता है। अगर इन सभी को 60 के कॉमन बेस पर लाया जाए तो फाइनल रेशियो निकलकर आता है 27, 16, 17। 4. साझा करने की कीमत यानी त्याग अनुपात। नए पार्टनर का तो फायदा हो गया, पर इसकी कीमत किसने चुकाई? पुराने फाउंडर्स ने। अब ध्यान नए पार्टनर के प्रॉफिट से हटाकर इस बात पर ले जाते हैं कि पुराने पार्टनर्स ने असल में कितना सैक्रिफाइस किया। इस सैक्रिफाइसिंग रेशियो को निकालने का फॉर्मूला बड़ा ही सिंपल है। स्टेप 1, प्रॉफिट में पुराना हिस्सा पहचानें। स्टेप 2, नया हिस्सा पहचानें।
और स्टेप 3, पुराने हिस्से में से नया हिस्सा माइनस कर दें। जो अंतर आएगा वही उस पार्टनर का असली त्याग है। इसे एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। रोहित और मोहित 5.5 के रेशियो में अपना प्रॉफिट बांटते थे। फिर विजय के आने के बाद उनका नया तयशुदा रेशियो 4:2:1 हो गया। अब अगर फॉर्मूला लगाएं, रोहित के पुराने 5/8 हिस्से में से उसका नया 4/7 हिस्सा माइनस करें तो रिजल्ट आता है 3/56। वैसे ही मोहित के लिए ये 5/26 आता है। इसका सीधा सा मतलब है कि रोहित और मोहित ने विजय के लिए 3:5 यानी 3:5 के रेशियो में अपने प्रॉफिट का त्याग किया है। ये 3:5 ही उनका त्याग अनुपात या सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। अब यहाँ एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, रोहित और मोहित जैसे फाउंडर्स ने सालों मेहनत करके एक प्रॉफिटेबल बिजनेस खड़ा किया। अब अचानक उन्हें अपना प्रॉफिट किसी नए इंसान के साथ शेयर करना पड़ रहा है। बिजनेस की दुनिया में कोई भी अपना नुकसान मुफ्त में तो सहेगा नहीं, राइट? तो फिर उन्हें इस फाइनेंशियल त्याग के लिए लीगली कैसे कॉम्पेंसेट किया जाता है? 5. ख्याति या गुडविल को समझना। पिछले सवाल का जवाब हमें इस विश्लेषण के सबसे अहम हिस्से की तरफ ले जाता है। चलिए सबसे पहले इसकी अकादमिक परिभाषा देखते हैं। फर्म की ख्याति संभावित अधिक आय का वर्तमान मूल्य है। व्यवसाय का वह पूंजीकृत मूल्य जो उसकी विभेदक लाभ क्षमता से जुड़ा होता है। थोड़ा भारी लगा ना? इसका आसान मतलब ये है कि एक अच्छे से जमे हुए बिजनेस को अपने अच्छे नाम और रेप्यूटेशन की वजह से एक नए बिजनेस के मुकाबले हमेशा ज्यादा प्रॉफिट होता है। गुडविल उस एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने की ताकत का कैश वैल्यू है। सिंपल शब्दों में कहें तो मार्केट में आपके अच्छे नाम का सीधा कनेक्शन कैश से होता है। यही गुडविल पुराने पार्टनर्स के त्याग की भरपाई करती है। जो नया पार्टनर बिजनेस में आ रहा है उसे एक जमी जमाई फर्म का फायदा सीधे मिलने वाला है, इसलिए उसे कैपिटल के अलावा एक एक्स्ट्रा अमाउंट लाना पड़ता है जिसे प्रीमियम या गुडविल कहते हैं। ये एक्स्ट्रा पैसा पुराने पार्टनर्स को उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट दिया जाता है। इस तरह आगे चलकर जो प्रॉफिट पुराने पार्टनर्स को नहीं मिलने वाला उसका कॉम्पेंसेशन उन्हें आज ही कैश में मिल जाता है। हो गया ना हिसाब बराबर? पर एक बिजनेस की इस गुडविल की वैल्यू तय कैसे होती है? ये कोई हवा में तय की गई चीज नहीं है। इसके पीछे ठोस कारण होते हैं, जैसे क्या प्रोडक्ट की डिमांड हमेशा रहती है? क्या दुकान किसी भारी मार्केट के बीच में है? क्या मैनेजमेंट इतना स्मार्ट है कि कॉस्ट कम आती है? या मार्केट में उस बिजनेस की मोनोपोली है? ये सारे फैक्टर्स मिलकर यह तय करते हैं कि एक बिजनेस की गुडविल कितनी होगी और नए पार्टनर को कितना बड़ा प्रीमियम चुकाना पड़ेगा। तो इस पूरे विश्लेषण से हमने क्या समझा? एक बड़ा ही गहरा सवाल है। जब किसी फर्म की रेप्यूटेशन को एकदम बारीकी से कैलकुलेट करके किसी प्रीमियम पर बेचा जा सकता है, तो हमारे आसपास चल रहे इन बिजनेसेस की असली अदृश्य कीमत आखिर है क्या? अगली बार जब कोई बहुत पुरानी और सक्सेसफुल दुकान नजर आए तो सिर्फ उनके प्रोडक्ट्स को मत देखिएगा, बल्कि यह सोचिएगा कि सालों के उस भरोसे का गणित कितने लाखों या करोड़ों का होगा। एक बिजनेस सिर्फ ईंट और पत्थर से नहीं, बल्कि इन्हीं अदृश्य मूल्यांकनों और पार्टनरशिप से बनता है। उम्मीद है इस विश्लेषण ने बिजनेस के इस गणित को देखने का एक नया नजरिया जरूर दिया होगा।